Hello everyone. Welcome to all dear students for joining online IGNO class. Today we will proceed with a new course that is displayed on your screen, and course is BEVAE 181, that is Environment Studies, that is compulsory course pertaining to first year students. Let's start with block number 3 and chapter number 8. Rest of the chapters, chapter number 1 to 7, have been covered in part 1 and part second video, which I have already discussed. Now it is the part third course. In this chapter, in this video, let's start with the chapter number 8. And the chapter number 8 is biodiversity, threats and conservation. तो इससे पहले कि हम वीडियो को लें तो ये हम अगले जो कोर्सेज हैं, जैसे पार्ट 4, जो अभी ये पार्ट थर्ड ब्लॉक है, और पार्ट थर्ड ही वीडियो है। तो इसी तरह से पार्ट फोर्थ जो है नेक्स्ट वीडियो में हमारा ब्लॉक 4 होगा। तो टोटल जो कोर्स है ये 4 ब्लॉक्स में कवर्ड था। तो जो अभी हम थर्ड ब्लॉक्स जो है कवर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड जो ब्लॉक थे वो हमने इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने वो डिस्कस किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड वाइड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को वर्ल्ड वाइड किससे खतरा है? ओवर हंटिंग से, हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन से, या पोल्यूशन से, या इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज। तो सबसे ज़्यादा जो डेंजर है, सबसे ज़्यादा थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को, तो वो है हैबिटेट लॉस का एंड फ्रेगमेंटेशन का। अब क्या होता है हैबिटेट लॉस और क्या होती है फ्रेगमेंटेशन? तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वेटलैंड एंड ग्रासलैंड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। जब हम जो फॉरेस्ट लैंड है, वेटलैंड्स हैं या ग्रासलैंड है, जब उनका कन्वर्जन जो है हम एग्रीकल्चर लैंड के लिए या फिर इंडस्ट्रीज के लिए या सिटीज़ के लिए कर देते हैं, तो उससे उसको बोलते हैं हम हैबिटेट लॉस। और दूसरा था मेकिंग इट लीडिंग कॉज स्पीसीज एक्सटिंक्शंस, और इससे क्या होता है जो वहाँ की स्पीसीज हैं, जो भी प्रजातियां हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो दिस इज़ द मेजर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेड डाटा बुक इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन ने रेड डाटा बुक जो थी पब्लिश की थी? अब रेड डाटा बुक में क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम 4 ऑप्शन है हमारे पास, WWF, UNEP, IUCN एंड यूनेस्को। तो इसमें जो राइट आंसर है दैट इज IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN क्या काम करती है कि IUCN जो है रेड लिस्ट ऑफ द क्लासिफाइड स्पीसीज बेस्ड ऑन देयर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। तो उन्होंने क्या किया है कि पूरा रेड लिस्ट क्लासिफाई की हुई है स्पीसीज की, कि कौन सी स्पीसीज जो है वो अभी खतरे के गार पे हैं, जैसे जो वल्नरेबल हैं या जो इंडेंजर्ड हैं या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। यानी कि जो स्पीसीज जो हैं अभी लाइफ में धीरे धीरे खत्म होने वाली हैं, जो खत्म होने की कगार पे हैं या खत्म हो चुकी हैं, तो उनको उन्होंने रेड डाटा बुक में पब्लिश किया है। इसी तरह से नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एक्स साइटू कंजर्वेशन। अब एक्स साइटू कंजर्वेशन क्या होती है कि जैसे एक नेचुरल हैबिटेट है, अगर नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही उसको कंजर्व किया जाए, उसको बचाया जाए, उसको बोलते हैं इन साइटू कंजर्वेशन। लेकिन अगर उस हैबिटेट को बाहर से, अगर किसी भी हैबिटेट को बाहर से अगर उसकी कंजर्वेशन की जाए दैट इज ए एक्स साइटू कंजर्वेशन। तो जो जोलॉजिकल पार्क्स हैं या सीड बैंक्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं या बोटेनिकल गार्डन है, तो इसमें कौन से हैं जो हमारे एक्स साइटू जो है कंजर्वेशन होती है? तो एक्स साइटू कंजर्वेशन जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व्स की होती है, क्योंकि जो जोलॉजिकल पार्क्स हैं या सीड बैंक्स हैं या बोटेनिकल गार्डन्स हैं, ये मैन खुद इनको तैयार करता है। तो एक्सप्लेनेशन इज एक्स साइटू जो मीन्स है आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट, जो नेचुरल हैबिटेट से आउटसाइड हैं, जैसे जू हैं या सीड्स हैं, सीड बैंक हैं या बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये सारे इन साइटू हैं। एंड द मेथड्स एंड प्रोटेक्टिंग स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जिनको हम नेचुरल हैबिटेट में जिनको बचाते हैं तो वो इन साइटू होते हैं, और जिनको हम अपने नेचुरल इन्वायरमेंट से बाहर बचाते हैं तो वो एक्स साइटू जो है कंजर्वेशन होती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इन्वेसिव एलाइन स्पीसीज इज मेजर थ्रेट टू इंडियन बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सी ऐसी एलाइन स्पीसीज है? एलाइन स्पीसीज होती है जो उस एरिया की स्पीसीज नहीं होती, बाहर की स्पीसीज होती है और वो उस एरिया में एंटर कर जाती है। तो वो है लेंटाना कैमरा। तो लेंटाना कैमरा क्या है? ये एक वीड है, एक जड़ी है। लेंटाना इज एक्सोटिक वीड दैट स्प्रेड रैपिडली, जो बड़ी तेजी से फैलती है एंड चोकिंग द नेटिव वेजिटेशन, और जो वहाँ की वेजिटेशन है, वहाँ की जो प्लांटेशन है, उसको जो है चोक कर देती है और वहाँ का इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब कर देती है। तो ये लेंटेना जो वीड है, ये इन्वेसिव एलाइन स्पीसीज है। इसी तरह से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन 1973 वाज एम एट कंजर्विंग। एक प्रोजेक्ट टाइगर जो था लॉन्च हुआ था इंडिया में 1973 में। तो वो किसको बचाने के लिए किया गया था? एशियाटिक लायन को, लियोपार्ड को, टाइगर को या चीता को? तो वो जो बचा किसके लिए वो कंजर्व करने के लिए वो प्रोजेक्ट टाइगर बना था, वो बना था टाइगर, बंगाल टाइगर को बचाने के लिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है इस्टेब्लिश टाइगर रिजर्व इन इंडिया टू प्रिवेंट द डिक्लाइन ऑफ बंगाल टाइगर पॉपुलेशन, कि जो बंगाल टाइगर है उसकी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, डिक्लाइन ना हो जाए। तो उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम रखा प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो जो बायोडाइवर्सिटी लॉस के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, यानी कि उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं अगर बायोडाइवर्सिटी जो है किसी एरिया में ख़त्म हो जाती है? तो उसका पहला नुकसान क्या कहते हैं कि इन्हांस इकोसिस्टम सर्विसेज, क्या इकोसिस्टम सर्विसेज बढ़ जाएंगी, या डिसरप्शन ऑफ फूड चेन, या फूड चेन खत्म हो जाएगा, या इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी की इंक्रीज हो जाएगी, या स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, या इकोसिस्टम जो है वो स्टेबल हो जाएगा। जबकि बायोडाइवर्सिटी का अगर लॉस हुआ तो उसका बैड इम्पैक्ट क्या रहेगा कि डिसरप्शन ऑफ द फूड चेन्स, जो फूड चेन सिस्टम है वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही सारे फूड चेन बनता है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस वीकनेस इकोसिस्टम रीसैलेंस लीडिंग टू फूड वेब इम्बैलेंस, जो फूड का एक वेब था वो सारा का सारा वेब जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा और इकोसिस्टम जो सर्विस है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इससे बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस निकलेगा कि हमारा जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द हॉटस्पॉट्स कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाज प्रपोज्ड बाय, कि जो बायोडाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट था हॉटस्पॉट का वो किसने प्रपोज किया था? हॉटस्पॉट्स कौन सा एरिया होते हैं जिस एरिया को हमने माना है कि ये एंडेमिक स्पीसीज का एरिया है, यानी कि वहाँ पे स्पीसीज जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, जो वहाँ की इनहेरेंट स्पीसीज थी। अब ये कंसेप्ट किसने दिया था हॉटस्पॉट का? चार्ल्स डार्विन ने, नॉर्मन मायर्स ने, एडवर्ड विल्सन ने, या एम एस स्वामीनाथन ने? तो ये दिया था नॉर्मन मायर्स ने। तो नॉर्मन मायर्स कहते हैं, उन्होंने बताया था कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वो रीजन्स हैं जहाँ पे रिच इन एंडेमिक स्पीसीज बट अंडर हाई थ्रेट, जहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज बहुत ज़्यादा थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा उनको थ्रेट है, जैसे इंडो वर्मा एरिया है, हिमालयाज़ हैं, या इंडो मलायन रीजन्स हैं। ये एरिया जो है ये हॉटस्पॉट हैं जहाँ पे स्पीसीज धीरे धीरे जो है डेटेरियोरेट होते जा रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी चैप्टर का विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन साइटू कंजर्वेशन। जैसे हमने एक्स साइटू कंजर्वेशन की बात की थी तो वो था कि अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर अगर किसी इकोसिस्टम को कंजर्व किया जाए, तो इसमें आ गया जो इन साइटू उसके अंदर इन्वायरमेंट में ही उसको कंजर्व किया जाए। तो जीन्स बैंक जो हैं ये आउटसाइड हैं। सैक्रेड ग्रुप्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है या जो ट्राइबल एरी पीपल हैं वो क्या करते हैं, पेड़ों को अपने एरिया को बचाने के लिए क्या करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं, जिससे वो उनको वो पवित्र मानते हैं। तो वो किसी को ना हंट करने देते हैं ना वहाँ पे ट्रीज की कटिंग करने देते हैं। तो इसी तरह से इसको बोलते हैं सैक्रेड ग्रुप्स, यानी कि अपने इन साइटू जो उसी हैबिटेट में कंजर्वेशन करते हैं। दूसरा सीड स्टोरेज, ये भी आउटसाइड हैबिटेट होता है। इसी तरह से
टिश्यू कल्चर ये भी आउटसाइड जो है हैबिटेट होता है। तो सेकंड ग्रुप इसका राइट आंसर है, क्योंकि इनसाइड टू कंजर्वेशन का मतलब होता है अगर हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, यानी कि जो नेचुरल पार्क्स हैं या सेंचुरीज हैं या फिर सेक्रेड जो ग्रुप्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है ब्लॉक 3 का ही नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, यानी कि इसका नाम है इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड हजार्ड। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे अभी वो हम देखेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, कहते हैं कौन इन्वायरमेंट पोल्यूशन की टाइप नहीं है, कौन सी इन्वायरमेंट पोल्यूशन की टाइप नहीं है। एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और इवोल्यूशन पोल्यूशन। इवोल्यूशन पोल्यूशन जो है कोई कंसेप्ट नहीं होता, इसलिए एयर, वाटर और सॉइल जो है ये 3 मेजर टाइप्स हैं पोल्यूशन की, जबकि इवोल्यूशन पोल्यूशन जो है दैट डज नॉट एग्जिस्ट, वो कहीं पे भी नहीं होता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या ऑर्गन है। तो इन चार में से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है वो एटमॉस्फेयर से हीट को ट्रैप करती है और वो ही मेन प्राइमरी सोर्स है ग्रीन हाउस गैस के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग को लीड करता है। तो इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो मेन गैस है दैट इज ए कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिनमाटा डिजीज इज काज ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ वाटर बाय। कहते हैं मिनमाटा एक डिजीज थी जो फिश के द्वारा जो है मैन में आई थी, यानी कि मिनमाटा डिजीज था जो अगर फिश के अंदर मरकरी का कंपोनेंट ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है अगर जो लोग उसको खाते थे उस फिश को तो वो कंपोनेंट उस बॉडी के अंदर चले जाता था जो उस फिश को खाता था, और जिससे क्या होता था जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज पैदा होती थी, और उसी न्यूरोलॉजिकल डिजीज को हम मिनमाटा डिजीज कहते हैं। तो ये मर्की के कंपोनेंट से या मरकरी अगर वाटर में ज़्यादा मात्रा में चली जाती है तो उससे जो है ये डिजीज पैदा होता है। तो डिस्चार्ज ऑफ मिथाइल मरकरी इन जापान मिनमाटाज बे काज्ड सेवरल न्यूरोलॉजिकल डिजीज। तो कहते हैं जापान में, जापान का जो कोस्टल एरिया था, जापान के जो एरियाज थे वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम आई। वहाँ पे जो फिश थी उनके अंदर मर्करी का कंपोनेंट ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से जिन लोगों ने भी वो फिश को खाया उसी फिश के कारण उन लोगों को जो है न्यूरोलॉजिकल डिसीज जो है वो पैदा हुआ और जिसका नाम मिनमाटा डिजीज कहा। इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर ए मैन मेड इन्वायरमेंट हैजार्ड। तो कहते हैं मैन मेड इन्वायरमेंट हैजार्ड कौन सा होता है, जैसे अर्थक्वेक है ये नेचुरल फिनोमिना है, वॉल्केनिक इरप्शन ये भी नेचुरल फिनोमिना है, दूसरा न्यूक्लियर रेडिएशन लीक ये मैन मेड इन्वायरमेंटल हजार्ड है, और साइक्लोन भी जो है वो नेचुरल फिनोमिना है। तो न्यूक्लियर रेडिएशन लीक जैसे न्यूक्लियर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसकी वजह से जो है मैन मेड हजार्ड्स आते हैं। तो इन्होंने दो एग्जाम्पल दिए हैं जैसे चर्नोबाइल में और फुकुशिमा, दो एरियाज थे जहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन की लीकेज हुई और वहाँ पे बहुत सारी लोगों की डेथ हुई। इसी तरह से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, द मेन सोर्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इज। फोटोकेमिकल स्मॉग किसको कहते हैं हम, कहते हैं जब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोकार्बन्स जो हमारी गाड़ियों से धुआं निकलता है उनसे ये दो कंपाउंड्स निकलते हैं और इन्हीं को जो है जब ये सनलाइट से रिएक्ट होते हैं तो ये फॉग बन जाते हैं, स्मॉग बन जाते हैं। तो उसी स्मॉग को हम फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। तो अब इसको क्वेश्चन का जो ऑप्शंस हैं वो हैं जैसे वॉल्केनिक eruption है ये भी इनकरेक्ट आंसर है, ऑटोमोबाइल्स एमिशंस ये राइट आंसर है क्योंकि जो ऑटोमोबाइल्स हैं वहाँ से जो व्हीकल से जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलती है, तो उनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और वो रिएक्ट करते हैं सनलाइट से और जिससे फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो बनती है। तो दिस इज द राइट आंसर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन। नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन का मतलब है ऐसा पोल्यूशन जिसका कोई पॉइंट ना हो, किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से वो पोल्यूशन ना होता हो, जैसे डिस्चार्ज फ्रॉम सीवेज पाइप, जैसे
नालियों का जो पानी है वो एक सोर्स से द्वारा निकलता है। इसी तरह से जो रन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड, जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो रन ऑफ होता है, जो सॉइल इरोजन होता है, उसका कोई पॉइंट सोर्स नहीं होता, वो नॉन पॉइंट सोर्स है। इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल एफुलेंट आउटलेट हैं, जैसे इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, इंडस्ट्री उसका सोर्स है, तो वहाँ से जो एफुलेंट निकलता है। इसके अलावा चिमनी स्मोक जो है वो भी एक सोर्स है, वो भी एक सोर्स से ही धुआं निकल रहा है। लेकिन जो रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड है उसका एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, क्योंकि वो वास्ट एरिया से रन ऑफ होता है, तो उसका एक नॉन पॉइंट सोर्स है। तो नॉन पॉइंट सोर्स क्या होता है? आर डिफ्यूज लाइक पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स वॉश्ड अवे बाय रेन। जब जो पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर्स हैं, जब रेन वाटर से वो सारे वॉश अवे होते हैं, यानी कि वो किसी पॉइंट सोर्स से नहीं होते, तो उसको हम बोलते हैं रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड। इसी तरह से नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में काज्ड ड्यू टू लीकेज ऑफ। वो किसकी लीकेज की वजह से 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश में एक शहर है भोपाल, जहाँ पे ये गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी। तो वहाँ पे कौन सी जो लीकेज हुई थी गैस की? एमोनिया की हुई थी, सल्फर डाइऑक्साइड की हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड की हुई थी, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की हुई थी? तो वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्योंकि ये लार्जेस्ट वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर था, जिससे हजारों लोग जो थे, थाउजेंड्स ऑफ डेथ जो थी हो गई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो भोपाल गैस ट्रेजेडी से लीक हुई थी। Which international agreement focus on controlling hazardous waste movement? तो कहते हैं कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ जो जिसका फोकस था कि जो हजार्डियस वेस्ट जो निकलता है उसको कंट्रोल किया जाए, एक ऐसी मूवमेंट स्टार्ट की जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक प्रोटोकॉल बना, एक कन्वेंशन हुई, एक एग्रीमेंट हुआ। तो वो एग्रीमेंट कौन सा था जिससे हजार्डियस वेस्ट मूवमेंट कहा जाता है? तो क्योटो में हुआ था, मॉन्ट्रियल में हुआ था, बैसल में हुआ था, या पेरिस में हुआ था? तो वो बैसल में हुआ था। बैसल जो है एक स्विट्जरलैंड का एक छोटा सा शहर है, जहाँ पे ये कन्वेंशन हुई थी, और नियर अबाउट 38 इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो बैसल जो कन्वेंशन है रेगुलेट द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट, कि जो भी किसी भी कंट्री में जो हजार्डियस वेस्ट है, चाहे वो इंडस्ट्रीज का है, चाहे कोई भी सोर्स है, तो उस पे किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था। इसके अलावा नॉइस पोल्यूशन इज मेजर्ड इन। अब नॉइस पोल्यूशन को किस में मेजर करते हैं? जूल्स में, वाट्स में, या डेसिबल्स में, या न्यूटन्स में? तो नॉइस पोल्यूशन को जो मेजर करने वाला जो यूनिट है वो दैट इज ए डेसिबल। और डेसिबल में उन्होंने बताया कि एक्सेस जो नॉइस है, अगर 85 डेसिबल से ऊपर हो नॉइस, तो दैट इज ए हियरिंग लॉस। तो हियरिंग लॉस हो सकता है, स्ट्रेस हो सकती है, या कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज जो हैं वो लोगों को हो सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज में आमतौर पर साउंड ज़्यादा होती है, तो उस एरियाज में इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर इज एन एग्जांपल ऑफ जियोलॉजिकल हजार्ड? तो किसको हम जियोलॉजिकल हजार्ड कहते हैं? तो जियोलॉजिकल का मतलब है दैट परटेन्स टू अर्थ। जो अर्थ से डिजास्टर आते हैं दैट इज ए जियोलॉजिकल हजार्ड। तो उसमें अर्थक्वेक, हाँ अर्थक्वेक जो है ज़मीन से ही आता है, तो दिस इज अ राइट आंसर। इसके अलावा एसिडिक रेन, ये नहीं। दूसरा आता है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन, ये भी नहीं है। इसके अलावा स्मोक, ये तीनों जो है इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि जो मेन इसका जियोलॉजिकल हजार्ड का जो एग्जाम्पल है वो है अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक हो गया। इसके अलावा और भी जो जियोलॉजिकल हजार्ड्स होते हैं वो है लैंडस्लाइड्स होती हैं, वॉल्केनिक करप्शंस होती हैं। तो दीज आर द नेचुरल जियोलॉजिकल हजार्ड्स। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, चैप्टर नंबर 10, ब्लॉक 3 का ही नेक्स्ट चैप्टर है। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव बेस होगा। तो हमने जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव निकाल के, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए थे, तो वो सभी हमने निकाल के आपको यहाँ पे एक सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड किया है। वो सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको इस ब्लॉक में निकाल के दिए हैं। तो सबसे पहला था व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट?
तो कहता है वेस्ट मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या है, कि वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से हम उसको बचा सकते हैं। तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट, कि वेस्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस करके, या रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल द वेस्ट, या वेस्ट को रिड्यूस रिसाइकल या रिसाइकल करके, या डंप वेस्ट इन रिवर, या नदियों में इसका डंप करके, या इग्नोर वेस्ट, या वेस्ट को इग्नोर करके। तो इसका जो बेस्ट आंसर है या करेक्ट आंसर है दैट इज ए रिड्यूस एंड रीयूज एंड रिसाइकल वेस्ट। यानी कि हम क्या, मेन गोल क्या है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का, वो है कि मिनिमाइज द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट बाय मैनेजिंग वेस्ट एफिशिएंटली थ्रू रिडक्शन, कि हम जो वेस्ट है उसको एफिशिएंटली मैनेज करें, किस तरह से, रिड्यूस करके, रीयूज करके, और रिसाइकलिंग करके। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल हमने पहले भी बात की थी। बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट है जो डीकम्पोज हो जाता है नेचुरल प्रोसेस के द्वारा हमारी अर्थ में। तो जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक डीकम्पोज नहीं होती, पेपर डीकम्पोज हो जाता है, मेटल डीकम्पोज नहीं होती, ग्लास भी डीकम्पोज नहीं होता। ये तीनों जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, सिर्फ पेपर जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है कैन बी डीकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस, जो नेचुरल प्रोसेस से डीकम्पोज हो जाता है। फॉर एग्जांपल इंक्लूड जैसे फूड क्रैप्स स्क्रैप्स हैं, या पेपर्स हैं, या गार्डन वेस्ट हैं, ये सारे जो है हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे प्लास्टिक है, मेटल्स हैं, ग्लास हैं, ये नया नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डीकम्पोज नहीं होते हैं, यानी कि अर्थ में इनकी डीकम्पोजिशन नहीं होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू एनर्जी। अगर हम वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं। उस मेथड को कंपोस्टिंग कहते हैं, लैंडफिलिंग कहते हैं, इंसिनरेशन कहते हैं, या सेग्रीगेशन कहते हैं। तो इनको बोलते हैं इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है, कि जब हम क्या करते हैं, जो वेस्ट है उसको बर्न करके हाई टेम्परेचर जनरेट करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो वेस्ट जो है रिड्यूस हो सके, और साथ में वो हमें हार्मफुल चीज़ें भी पैदा ना कर सके। तो इसको हम बोलते हैं इंसिनरेशन, यानी कि जब वेस्ट को वार्म करके हीट करके उसमें से हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज ई वेस्ट। ई वेस्ट किसको बोलते हैं, ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी कि वेस्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से जो वेस्ट होता है वो सारा का सारा ई वेस्ट कहलाता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट है वो इसमें नहीं आता, बायोडिग्रेडेबल किचन वेस्ट वो भी इसमें नहीं आता, प्लास्टिक वेस्ट भी इसमें नहीं आता। तो सिर्फ कौन सा आता है, जो वेस्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के जो वेस्ट हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कंप्यूटर्स हैं, इसके अलावा फ़ोन्स हैं, इसके अलावा बैटरीज़ हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको प्रॉपर डिकम्पोज किया जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं टॉक्सिक कंपोनेंट्स हैं। तो इनको अलग से इसको जो है हम प्रॉपर डिकम्पोज करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। तो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का सबसे कॉमन मेथड कौन सा है, कि जो सॉलिड वेस्ट है उसको कैसे डिस्पोज करते हैं, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, लैंडफिल, या ऑल ऑफ द अबव। यानी कि इसको हम रिसाइकलिंग भी करते हैं, इसको कंपोस्ट भी बनाते हैं, इसकी खाद भी बनाते हैं, और लैंड फिलिंग करके भी करते हैं, यानी कि इससे गैस प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। कि सॉलिड वेस्ट जो है वो मैनेज करते हैं हम थ्रू वेरियस मेथड सच है, जैसे रिसाइकलिंग है, कंपोस्टिंग है, लैंडफिल्स हैं, ये सारे मेथड्स हैं जिससे हम सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच सॉइल कॉल्ड। कहते हैं कोई भी जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम किस तरह से न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बना सकते हैं। तो रिसाइकलिंग के द्वारा, या कंपोस्टिंग के द्वारा, या लैंड फिलिंग के द्वारा, या इंसिनरेशन के द्वारा। तो इसको हम कंपोस्टिंग के द्वारा कर सकते हैं। कंपोस्टिंग क्या है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज करते हैं, और उससे फिर कंपोस्ट निकालते हैं, यानी उससे खाद बनाते हैं जो कि सॉइल को इनरिच करती है। तो ये एक मेथड है कि ऑर्गेनिक वेस्ट को हम न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बनाते हैं थ्रू कंपोस्टिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजार्डियस वेस्ट रिक्वायर्ड। जो हजार्डियस वेस्ट है वो उसमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, स्पेशल हैंडलिंग विद कंपोस्ट। अगर कोई वेस्ट हजार्ड
कर रहा है, तो उसको हम किस तरह से डील कर सकते हैं। तो उसके लिए हम स्पेशल हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, तो उसको एक स्पेशल तरह से उसको हैंडल करें और उसका डिस्पोजल करें, ये इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा था मिक्सिंग विद रेगुलर वेस्ट, इसको ये गलत आंसर है। बर्निंग इन ओपन फील्ड, ये भी रॉन्ग आंसर है। डंपिंग इन वाटर बॉडीज, ये भी रॉन्ग आंसर है। यानी कि हजार्डियस वेस्ट जो है, जैसे केमिकल्स हैं या मेडिकल वेस्ट हैं, तो ये सारे डेंजरस हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, इसको डिस्पोज को प्रिवेंट द इन्वायरमेंट कंटेमिनेशन, ताकि इन्वायरमेंट जो है वो कंटेमिनेट ना हो। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें इसको प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए या प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग के क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले इंक्रीज द वेस्ट इन द लैंडफिल्स, ये गलत आंसर है। कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, इससे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा दूसरा है पोल्यूट सॉइल एंड वाटर, ये गलत आंसर है। प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेस, ये भी रॉन्ग आंसर है। तो यानी कि जो रिसाइकलिंग का सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज है वो यही है कि हम क्या कर सकते हैं, इससे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो यानी कि रिसाइकलिंग जो है वो क्या करता है, हमारे रॉ मटेरियल की नीड को रिड्यूस करता है और एनर्जी को कंजर्व करता है और इन्वायरमेंट पोल्यूशन को मिनिमाइज करता है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ लैंडफिल्स। जो हम लैंडफिल्स करते हैं, यानी कि जो वेस्ट है उसको हम जब लैंड में ढेर लगा देते हैं या लैंड में उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो उसके क्या नुकसान होते हैं। इट इज़ ए चीप एंड ईजी, कहते हैं ये सबसे ज़्यादा चीप और ईजी है। इट इज़ जनरेट मिथेन एंड कैन पोल्यूट ग्राउंड वाटर, तो इसका नुकसान क्या होता है, ये गैस मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं एंड पोल्यूट द ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर को भी ये पोल्यूट करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है कि जो भी हम लैंडफिल्स करते हैं, जैसे जो भी वेस्ट है, जो भी गार्बेज होता है, अगर हम उसको ओपन फील्ड में लैंड पे ऐसे ही फेंक देते हैं, तो उससे बहुत गंदी स्मेल जो है, जिसको मीथेन कहते हैं, वो प्रोड्यूस होती है। और दूसरा, इससे जो ग्राउंड वाटर होगा वो भी पोल्यूट होगा, क्योंकि जब वो बारिश होगी तो वो पानी सारा सीपेज करेगा और ग्राउंड वाटर में वो सारा पानी जो है, गंदा वाटर जो है, जो मीथेन वाला वाटर है, वो हमारे घरों में आएगा। तो जो लैंडफिल्स है ये रिलीज करता है मीथेन गैस, और ये हमारा पोटेंट है ग्रीन हाउस गैस का, और लीचेट्स दैट कंटेमिनेट सॉइल एंड वाटर, और ये हमारे वाटर और सॉइल को क्या करेगा, परकुलेट करेगा, और उससे हमारा लैंड और सॉइल जो है, दोनों लैंड और वाटर दोनों खराब होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स मीन्स। कहते हैं जो वेस्ट को सेग्रीगेट करना है एट ए सोर्स मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ। तो कहते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेस्ट टुगेदर, ये गलत आंसर है कि सारे वेस्ट को इकट्ठा करना। दूसरा था सेपरेटिंग वेस्ट इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरीज, तो ये राइट आंसर है कि जब हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज में हम इनके वेस्ट के सोर्स बनाते हैं। दूसरा था बर्निंग ऑल द वेस्ट इमीडिएटली, अगर सारे वेस्ट को बर्न करना, ये भी रॉन्ग आंसर है। और डंपिंग द वेस्ट इनटू रिवर, ये भी रॉन्ग आंसर है। तो करेक्ट आंसर जो है सेपरेटिंग वेस्ट इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरीज, यानी कि हम क्या करें, वेस्ट को जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनको अलग से प्रोसेस करें और बायोडिग्रेडेबल को अलग से प्रोसेस करें, तो ताकि वो प्रॉपर रिसाइकलिंग हो सके, उसका कईयों का कंपोस्ट बन सके और प्रॉपर उनका हम डिस्पोजल कर सकें। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 11, बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच गैस इज द सोर्स प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। कौन सी मेन गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग करती है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया, क्या वो ऑक्सीजन है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ए कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, रिलीज फ्रॉम बर्निंग फॉसल फ्यूल्स। जो भी बर्निंग फॉसल फ्यूल्स हैं उनके बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जहाँ डिफॉरेस्टेशन करते हैं जब, तब हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। एंड ट्रैपिंग हीट इन द एटमोसफेयर, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, एटमोसफेयर की हीट को ट्रैप करती है, और जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो दिस इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन ग्लोबली। कहता है कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ या प्रोटोकॉल हुआ या कन्वेंशन हुई जो ग्रीन हाउस की एमिशन को कम करने के लिए बनाई गई थी। तो उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि जापान में एक जगह है क्योटो। वहाँ पे 1997 में काफ़ी कंट्रीज जो थे वर्ल्ड के वो इकट्ठे हुए, जो इंडस्ट्रीज कंट्रीज हैं, मोर देन 40 नियर अबाउट 40 कंट्री वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, ताकि वो उन्होंने एक मिशन बनाया कि रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस, कि हमने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को मिटिगेट करना है ताकि क्लाइमेट चेंज ना हो जाए। इसी तरह से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन है वो किस लेयर में होती है, सॉरी मेन कारण क्या है ओजोन लेयर की डिप्लीशन का। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या सल्फर डाइऑक्साइड है। तो सबसे जो मेन गैस है जो ओजोन की डिप्लीशन करती है या ओजोन लेयर में होल करती है दैट इज ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहाँ से मिलती है, जैसे जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं तो उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं। इसके अलावा जो एरोसोल्स हैं वो भी ब्रेक डाउन करते हैं ओजोन के मॉलिक्यूल्स को। और ओजोन जो है ये हमारे जिस एरिया में हम रहते हैं उस पूरे स्फीयर को हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, लेकिन ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो एक और लेयर है दैट इज ए स्ट्रेटोस्फियर, जहाँ पे हमारी ओजोन लेयर है। और वो हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं जो अर्थ को पेनिट्रेट करके नीचे आती हैं वो उनको एब्जॉर्व करती हैं, ताकि हार्मफुल रेडिएशन जो है हमारी अर्थ तक ना पहुंच सकें। तो ओजोन लेयर जो है वो हमारी एक प्रोटेक्टिव लेयर है। इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सॉरी कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इस अगर फॉरेस्ट खत्म हो गए तो उसका क्या नुकसान होगा। तो इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, क्या बायोडाइवर्सिटी बढ़ेंगी। सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ हैबिटेट, हाँ क्योंकि अगर डिफॉरेस्टेशन हुई तो सॉइल का लॉस होगा और जो हैबिटेट हैं, हैबिटेट मतलब जो डिफरेंट स्पीसीज हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। और सी पार्ट कहते हैं रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ये रॉन्ग आंसर है। डिक्रीज इन द रेडी रेनफॉल, ये भी रॉन्ग आंसर है। जो मेजर कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सॉइल इरोजन है और लॉस ऑफ हैबिटेट है। बाकी भी इसके रीजन है लेकिन सबसे मेजर कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो यही है। तो सॉइल इरोजन कहते हैं कटिंग डाउन फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट को हम कट करते गए तो वो हमारे हैबिटेट को ख़त्म कर देगा। और रिड्यूस द कार्बन एब्जॉर्प्शन, तो अगर कार्बन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गई लीड्स टू द सॉइल डिग्रेडेशन, और इस तरह सॉइल डिग्रेडेशन भी होती है। दूसरा एसिडिक रेन इज प्राइमरी काज्ड बाय एमिशन ऑफ। अब एसिडिक रेन किसकी वजह से होती है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन, हाइड्रोजन या हीलियम। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि ये दो पॉल्यूटेंट्स हैं जो इंडस्ट्री से या हमारे जो व्हीकल्स हैं वहाँ से ये धुआं जो निकलता है वो जब का वाटर वेपर के साथ कंबाइन होता है तो वो एसिडिक फॉर्म बन जाता है और वो फिर एसिडिक प्रेसिपिटेशन करता है या एसिडिक रेन करता है, जो हमारे प्लांट्स के लिए, सॉइल के लिए और वाटर बॉडीज के लिए जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। यानी कि एसिडिक रेन में जो इंडस्ट्रीज का जो स्मोक है या फिर जो व्हीकल्स की स्मोक है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती हैं वो मिक्स होके वाटर वेपर के साथ एसिडिक रेन जो है की फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के मेन इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो इसका मेन आंसर है मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड राइजिंग सी लेवल। अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे और जो सी लेवल है, जो समुंदर है, समुद्रों का लेवल जो है वो पानी का बढ़ जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है काज पोलर आइस कैप्स टू मेल्ट, जो हमारे पोलर आइस कैप्स एरिया हैं वो मेल्ट हो जाएंगे और इससे जो सी लेवल है वो राइज हो जाएगा, जो कोस्टल एरिया वहाँ पे फ्लड आना शुरू होंगे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस ग्लोबली। आज पूरी दुनिया में बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, उसके पीछे सबसे मेन कारण क्या है, तो जो आंसर है इसका वो जो मेन कारण है दैट इज ए हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस एंड पोल्यूशंस। यानी कि जो हैबिटेट की हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं
और जब पोल्यूशन कर रहे हैं, वो दो दो मेजर कारण हैं जिसकी वजह से ग्लोबली जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो ख़त्म हो रही है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जैसे डिफ़ॉरेस्टेशन है, पोल्यूशन है, अर्बनाइज़ेशन है, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, हमारी स्पीशीज़ को रिड्यूस कर रही हैं और हमारे इकोसिस्टम को थ्रेटन कर रही हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स? कौन सा इनमें नॉन रेन्यूएबल सोर्स है, नहीं है? तो सोलर जो है वो नॉन रेन्यूएबल सोर्स नहीं है, वो रेन्यूएबल सोर्स है। विंड भी रेन्यूएबल सोर्स है। कोल ये नॉन रेन्यूएबल सोर्स है और हाइड्रो पावर जो है ये भी रेन्यूएबल सोर्स है। तो कोल जो है ये अकेला एक एनर्जी का सोर्स है जो रेन्यूएबल नहीं है, क्योंकि कोल को एक बार यूज़ किया उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। तो कोल जो है ये एक ऐसा फॉसिल फ्यूल है जो नॉन रेन्यूएबल है एंड कंट्रीब्यूट हैवीली इन द एयर पोल्यूशन, और सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन करता है और क्लाइमेट चेंज करता है। इसके अलावा नेक्स्ट है द टर्म ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हम किसको बोलते हैं? कहते हैं ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ एवरेज टेम्परेचर। अर्थ के एवरेज टेम्परेचर का इंक्रीज होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, हीट को ट्रैप करती हैं एटमॉस्फेयर से, और जिससे क्या होगा, रेजिंग द प्लैनेट एवरेज टेम्परेचर, और अर्थ प्लैनेट का जो है टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर जो है वो राइज होता है, और अगर एवरेज टेम्परेचर राइज होता है तो उस फिनोमेना को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके अलावा द विच ऑफ दीज ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द मैराइन पोल्यूशन? तो मैराइन पोल्यूशन होता है समुद्रों में जो पोल्यूशन होता है या सीज में जो पोल्यूशन होता है। तो जो मेन कारण क्या है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो मैराइन पोल्यूशन करता है, तो वो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रन ऑफ। जो एग्रीकल्चर में हम केमिकल्स डालते हैं या इंडस्ट्रीज़ में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जैसे प्लास्टिक हैं या बाकी वेस्ट हैं, तो वो सारा वेस्ट जो है अल्टीमेटली जाके ओशंस में जाता है, और ओशंस में जो मैराइन लाइफ है या इकोसिस्टम है वो ख़राब होते हैं, वो जहाँ जो वो डिग्रेड होते हैं। This is all about all these topics. Thanks for watching this video. Please share, subscribe, and comment on my YouTube channel, and press bell notification on for further more videos and valuable content and IGNO updates. Thank you. Thank you very much.